मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने अभी 4 टॉपिक कंप्लीट किए इसके पहले वाले लेक्चर में, जिसमें हमने टफ क्वेश्चन किए थे, जैसे कि यूरोपीय आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नवाब, पंजाब मैसूर और गवर्नर जनरल वायसराय। टोटल मैंने 4 लेशन के जो टफ क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले और कथन निष्कर्ष और मैच द फॉलोइंग, वो कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेशन है वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो टफ क्वेश्चन क्या है। टफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें अलग है कि भारत में उपनिवेशीय शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो इसमें कौन सी थी? तो देखिए इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग की जाने वाली निधि थी होम चार्जेस, और दूसरा था कि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। और उसके बाद था कि थर्ड जो दिया है कि भारत के बाहर हुए युद्धों में लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो निधि थी ये नहीं थी। ठीक है, ये गलत है, पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं ये कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किस लिए? कि भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टफ क्वेश्चन है वो है यहाँ पे 11 नंबर की 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः किसके कारक के रूप में जोड़कर देखा गया था? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि रैयतों की तुलना में जमींदारों की स्थिति अधिक सशक्त बनाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जमींदारों के अधिपति बनाना था, और न्यायिक पद्धति को अधिक कार्य कुशल बनाना था। तो इसमें हो जाएगा 11 नंबर बिल्कुल। चीर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे, और अनेक जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण क्या था? कि जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए मतलब जारी वगैरह नहीं किए थे, क्योंकि कोई सरकारी नियंत्रण तो था नहीं कि भाई हाँ किसी को उनको जवाब देना पड़े, ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को, तो ये तो इजी ही था, 2 और 3 ड्रेड और मुनरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में ये क्या था? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही था ये। उसके बाद था कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी, मतलब जो सरकार थी ना गवर्नमेंट, वो रैयत को पट्टे देती थी, और कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो 1 व 2 3 सही है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे दिए गए कथन वाला, कथन का क्वेश्चन अभी तक हमने पहला देखा है ये। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सही, ये दोनों क्वेश्चन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्याख्या भी करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये ऐसी व्यवस्था है जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ठीक है। इसके अंदर समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में लगभग 19% हिस्सा शामिल था, और जैसे कि रैयतवाड़ी में लगभग 91% था। मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से थे, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग के में लागू थी। महलवाड़ी में 30% था, और जो इसलिए सही व्याख्या भी इसका ये करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, टेस्ट में मिला था मुझे। जजमानी, जजमानी से क्या हो जाएगा कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, जज। जजमानी 1 का 1 उत्तर भारत के हैं, तो देखिए उत्तर भारत के ही ना मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं वो जज बनते हैं, ऐसे याद करेंगे। 12 बलूट, तो 12 बलूट से हो जाएगा महाराष्ट्र। बलूट 12 बलूट से हो जाएगा, बलूट में बालू आ रहा है ना, बालू महाराष्ट्र की बहुत पवित्र होती है ऐसे। फिर मिराशी, मिराशी किसका है? तो तमिलनाडु का है। राशि तुमिल तो देखेंगे ऐसे, मिराशी में राशि आ रहा है और राशि तुमिल। तो अडाडे है, तो अड्डा में नाटक कर रहे हैं, कर्नाटका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे कथन में से
किस कथन में आती है? तो देखिए इसका हो जाएगा बी, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं देना मिलता था। ये इसका जो अपवाद सिद्धांत था, इसका एकदम बिल्कुल सटीक परिभाषा थी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग जो था कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था और जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें कथन कारण की। देखिए ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यवहार जो था वो संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश काल में क्या था? सामान्यतः भारत का जो व्यापार था वो संतुलन अनुकूल था और धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत उपनिवेश के आर्थिक आलोचक थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी आलोचक थे, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी थे और जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त को वही रमेश चंद्र दत्त कहते हैं, इनको ही कहते थे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है ये कि ये सब तो ईजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया था। तो इसका राइट आंसर तो दोनों हो जाएगा, दोनों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी की। देखिए जैसे कि ये था कि दादा भाई नौरोजी की जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो सर्वाधिक प्रभावी देन था। इसमें था कि पहला कह रहा है कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ठीक, फिर है कि उन्होंने प्राचीन भारत ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की थोड़ी उन्होंने व्याख्या की थी, तो ये गलत है। सही पूछा है ना इसमें, तो पहला हमारा बस सही है। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया था, तो ये भी गलत है। हम यहाँ से देख लेंगे कि दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गहरे शोध और विश्लेषण के बल पर यह सिद्ध किया गया कि ब्रिटेन जो है ना वो भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। वह प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम इंग्लैंड ले जाई जा रही है। इनके परीक्षा में उन्होंने अपनी इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी, ना कि कोई प्राचीन भारतीय ग्रंथ की व्याख्या इन्होंने की थी, एक अपनी थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए बी हमारा सही सुमेलित है। बेनियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था। एक बेनियान था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? भारतीय एजेंट था ये। और मिरासीदार क्या था? तो राज्य का नामित राजस्व दाता था। मिरासीदार क्या था? तो राज्य का नामित दाता था। वहीं ओरंग की बात करेंगे तो ओरंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ गोदाम होता है। यहाँ पे राजकोष प्रभारी दिया हुआ है, तो ये गलत है। ये ओरांग का अर्थ होता था गोदाम, इसलिए हमारा जो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 46 नंबर देख लेते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो सी ऑप्शन भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वां शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता था? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पे आ गए 1857 की क्रांति। ऐसे में जितने भी टफ क्वेश्चन हैं जो कि IAS के भी हैं, मतलब IAS के हैं, UPSC के क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन हमसे यहाँ बन जाएंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो है घटना चक्र से सीधे टेस्ट में दिख रहे हैं और पेपर में भी दिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो कि टफ क्वेश्चन, इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा पहला क्वेश्चन है। मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ था। 11 नंबर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो ये पहली घटना यही थी कि सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ये था कि निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने का कारण नहीं है? तो क्या था? ईसाई धर्म फैलाने की कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की क्षमता। तो देखिए इसमें हो जाएगा ना कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर सिपाहियों का आदेश, डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही को विद्रोही बनाने के कारण बने थे। पूछा कारण नहीं है, लेकिन ये कारण बने थे।
इसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई थी। तो इसका जो है अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था, अक्षमता जो है इसका कारण नहीं था। तो इसमें पूछा है ना कि कौन सा कारण नहीं है, तो डी जो है कारण नहीं है। ठीक है, डी जो है कारण नहीं है। बाकी जो सारा कारण था कि 1857 की क्रांति लोगों के मन में ऐसे कैसे एक भड़की थी, तो उसका ये सारा तीनों था, लेकिन डी नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता नहीं थी। एक टफ क्वेश्चन इसमें मुझे ये दिखा कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी का टफ लैंग्वेज यूज किया है कि जो शिक्षित मध्य वर्ग थे इन्होंने किया क्या था कि 1857 के विद्रोह से इन्होंने तटस्थता बनाई रखी थी। तटस्थता का मतलब ये होता है कि इन्होंने 1857 के विद्रोह से दूरी बनाई रखी थी। दूरी देता तो आराम से ये ट्रिक हो जाता, लेकिन मेरे से गलती हुआ था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था, तो खेतिहर, मजदूर और कृषक तो थे ही, लेकिन साहूकार और जमींदार नहीं थे। पूछा है किसने भाग नहीं लिया था, तो ये लोग नहीं थे। उसके बाद है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं है, तो इसका हो जाएगा हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम, तो देखिए हैदराबाद के निज़ाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। विजयनगरम के राजा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी के शासन विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया। त्रावणकोर के दीवान भी कई बार किए थे, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने कभी भी कोई विद्रोह नहीं किया था। 1857 का जो विद्रोह से बाहर कौन सा भाग अप्रभावित था, कौन सा भाग अप्रभावित था, तो दानापुर भी था, पटना भी था, आरा, मुजफ्फरपुर सब था, लेकिन मुंगेर ऐसा एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था। अब हम देखेंगे ये मैच द फॉलोइंग। बख्त खां कहाँ से संबंधित थे, दिल्ली से, और उसके कुंवर सिंह कहाँ से थे, आरा से। नाना साहब कहाँ से, यही मेरे से गड़बड़ हो जाता है। मौलवी अहमदुल्ला, नाना साहब कानपुर से थे और मौलवी अहमदुल्ला जो थे दुल्ला वो अवध से थे। देख लेते हैं, बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला जो अहम है कि हम अवध के वासी हैं, ऐसे याद कर लेंगे। कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर के थे। उसके बाद ये भी देख लेंगे कि झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से कौन थे, और फैज़ाबाद से कौन थे, तो कानपुर से कौन थे, तो कानपुर से थे अजीमुल्ला खां, और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद शाह। तो फ़ौज जो होती है बहुत अहम होती है, फ़ौज में मौलवी नहीं अहम होते हैं। तो मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद से, और कानपुर से कौन थी, अजीमुल्ला खां। कानपुर से अजीमुल्ला खान। पूछा है कौन सा इसमें सही नहीं है। संबलपुर से सुरेंद्र साई बिल्कुल सही है। गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना। कश्मीर से गुलाब सिंह। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, लियाकत अली नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि इसमें एक से अधिक हो जाएगा। ये देखिए मैच द फॉलोइंग में क्रांतिकारियों के नाम व स्थान दिया, जैसे कि नाना साहब। नाना साहब कहाँ से थे, तो नाना साहब कानपुर से थे, तो एक का दो हो जाएगा। और फिर हामिद अली खान, ये भी दिल्ली से ही थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो ये थे लखनऊ से। मनीराम दत्त जो थे असम से थे, इंपॉर्टेंट था। मनीराम दत्त कहाँ से थे, असम से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें अक्सर टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव सीमित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। उसके बाद था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि इसमें कई कारण थे, उपरोक्त सभी होगा। सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय राजनेताओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ नहीं दिया था। भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, मतलब जो देसी रियासत थे वो ब्रिटिश के साथ में थे, और ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। इसलिए क्वेश्चन था, क्योंकि ये मुझे टेस्ट सीरीज में देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो देखिए जनरल नील तो थे, और जनरल हैवलॉक और जनरल हेनरी लॉरेंस थे। निकलसन जो थे ये नहीं थे, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे ना कि निकल गए थे ये, मतलब लखनऊ से निकल गए थे, अर्थात निकलसन नहीं थे। बाकी 2, 3, 4 होगा, मतलब जनरल नील थे, मरे थे वहाँ पे लखनऊ में। हैवलॉक थे, और सर हेनरी लॉरेंस भी वहाँ मरे थे। इम्पोर्टेंट
कथन और कारण, जो कि आरोग्य एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो कथन और कारण की क्वेश्चन है कि 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। और इसकी सबसे बड़ी बात है ना कि दोनों सही तो पता चल जाता है, ये नहीं पता चल जाता है कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अब तो सारा इजी क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन नंबर 85 है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी का अवधारणा सही है। ये थी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। इसने क्या किया था, इसने ना भारत में, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, ऐसा कुछ नहीं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, ये भी नहीं था। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु, ये भी नहीं। लेकिन तीसरा बिल्कुल सही है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। यहाँ से जरूर है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 को इन्होंने घोषणा की थी। और उसके बाद था कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये एक आश्वासन दी थी जिसको इन्होंने पूरा किया था। ठीक है, कि अब रियासतों को हड़पने की जो नीति है वो समाप्त कर दी जाएगी। और इसमें था कि देसी रियासत, और हम इसका पढ़ लेते हैं क्या क्या इन्होंने दिया था। कि जब विद्रोह हुआ था उसके बाद महारानी ने 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा किया है इलाहाबाद में। और ये जो किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसमें यह था कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का जो शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा। और जो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगेगी, मतलब हड़पी नहीं जाएगी। लोगों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया था। सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की थी। तो यही कुछ उद्घोषणा थी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो इसमें पूछा है कि उद्देश्य इसमें क्या था, तो देख लेते हैं इसका क्या उद्देश्य था। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना, ये भी उद्देश्य था। बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत करना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये गलत है। तीसरा नहीं था, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। इसको भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो इनका अधिनियम लागू हुआ था ब्रिटिश सरकार 1858 में, जिसमें कि भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम में ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाएगा, और वही था जो इसमें हम लोग अभी ने पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति तक हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, अन्य जन आंदोलन। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन अन्य जन आंदोलन के। सिर्फ टफ क्वेश्चन, मैं 1000 बार बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं टफ क्वेश्चन ही देख रही हूँ। इजी क्वेश्चन घटना चक्र 1 से 2 बार पढ़ने में वैसे भी कंठस्थ हो जाते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था। ये क्वेश्चन मेरे अभी संस्कृति के टेस्ट में मेरे गलत हुए हैं, इसको देख लेते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो सी, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। पहला मैंने लगा दिया था जो कि गलत है। रैयत जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनमें से एक अमान्य मूल, ये याद रखना है, अमान्य मूल पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। किस कारण हुआ था। तो नई खोजों के विकास के कारण, विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नई खोजों के कारण, जैसे वर्ल्ड मार्केट था वहाँ पे ना यही ना बहुत सस्ते दाम पे मिलने लगे थे, तो इसलिए इसके नील की खेती का जो हुआ था ना ह्रास हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि पाबना विद्रोह कब का है। तो 1873 से 76 तक का है। ठीक है। दक्कन किसान विद्रोह कब का है। तो 1875।
दक्कन 1875। वहीं सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 से 1800 तक का है, 1763 से 1800। और कोल विद्रोह 31-32। सन्यासी कब का है? 1763 से लेके 1800 तक। और कोल विद्रोह 31-32। तो थोड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्रोह की जो डेट मैच दी फॉलोइंग में दी है वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इसलिए मैं इसको देख ले रही हूँ। मुंगेर के बरिहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्न कथनों में पढ़कर सही विकल्प चुनिए। गंजाम विद्रोह जो था वो 1800 से 1805 में हुआ था और गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। ये भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। गंजाम विद्रोह का पहला दूसरा दोनों से। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी सही है। लेकिन धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे, ये गलत है क्योंकि श्रीकर भांजा धनंजय के पिता थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1764 में। कब हुआ था वो? 1764 में हुआ था। बंगाल का जो सिपाही विद्रोह था वो 1764 में हुआ था। उसके बाद देखेंगे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। उसके बाद कच्छ का विद्रोह हुआ था 1819-31 में। और अटकोल का विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में हुआ था। वही संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। उसके बाद है विद्रोह और वर्ष दिया है। संताल का कब हुआ था? 1855। कोल 31। खासी जो है वो 1829। अहोम 1815 में नहीं हुआ था। अहोम जो है वो 1828 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें पूछा है कौन सा सही है संथाल हुल के संदर्भ में। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हारे गए थे, बिल्कुल सही है। मेजर बारो को जो संथाल विद्रोहियों ने मारा था। और फिर है कि गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। उसके बाद है कि इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। दूसरा और तीसरा भी सही है इसमें। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथाल का पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है क्योंकि कोई भी ऐसा पूर्ण गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था, यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? संथाल परगना नामक क्षेत्र जो कि जो राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, किसी संथाल का गैर संथाल का भूमि अंतरण कर गैर कानूनी हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें सी दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट टफ क्वेश्चन ये रहा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित किस घटना का विवरण देता है? तो ये हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा 1899 के से 1900। भारत में 19वीं शताब्दी में जनजाति विद्रोह के लिए कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था? तो जनजातीय समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे से गलती यहीं से होता है। 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह में निम्नलिखित कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया था? तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण था, तो डी ऑप्शन। और हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था ये? तो सी में 1820 से लेके 21 में ये हुआ था हौज विद्रोह। और खैरवार कब हुआ था? 1874 में हुआ था। ऐसे करें ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन ले रही हूँ क्योंकि यहीं से पूछेगा भी, इतना ईजी नहीं पूछेगा आरओ में या फिर पीसीएस में। घटनाओं के बारे में विचार करना। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 में नील विद्रोह। संथाल पता ही है 55-56 में। दक्कन के दंगे 1875 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। क्रम इसका बताना है तो पहले दो डी होगा, 2 4 1 3। फिर दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये ई था। ठीक है, दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण अकाल की छाया और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, मतलब 2 दिया है ना तो 1 से अधिक हो जाएगा। 1857 के पश्चात इसमें लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। इसमें 1857 के पश्चात पूछा है कौन सा हुआ था, तो बी बस होगा। ठीक है, 2 3 4 हो जाएगा क्योंकि देखिए संथाल के विद्रोह 1855-56 में हुआ था, मतलब पहले हुआ था। नील क्रांति 59-60 में हुआ था। दक्कन कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। और बिरसा मुंडा कब हुआ था? 1899 और 1900 में हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा सुमेलित है? मोपला। मोपला कहाँ पे है? एका
पाबना, पाबना तो मुझे पता है बंगाल में है, ठीक है। मोपला कहाँ पे है, तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। एका, एका क्या है, एक है अवध, एक क्या है, एक अवध है, तो सी का 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा बिहार में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मोपला कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। अब तो कर ही लेंगे। तेभागा, अब देखिए तेभागा आंदोलन कब का है, तो तेभागा 1946-47 का है। तेभागा 46-47। मोपला कब का है, तो 1921 का है। पाबना और नील तो पता है ना 59-60, और पाबना 80, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पाबना कब का है, तो पहले एक का संथाल देखते हैं। संथाल लीजिए, संथाल 55-56। ताना भगत जो है 1914। पाबना जो है 73-85। एक का जो है 1922 में हुआ था। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग से हम एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कहाँ के किसान थे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये एका आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कहाँ के किसानों द्वारा किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश, हरदोई, बहराइच, ये देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे से गलत हो रहा था इसलिए मैंने देख लिया। उसके बाद है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब का है, रंपा विद्रोह कब का है, पहले तो हम बंगाल का नील विद्रोह 59-60 देख लेते हैं। फिर है पाबना विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। तो रंपा विद्रोह कब का है, तो रंपा विद्रोह है दूसरा 1879-80। फिर उसके बाद है पाबना किशोर विद्रोह जो है, पाबना किसान विद्रोह कब हुआ था, तो 1873-76 में हुआ था। और जयंतिया कब हुआ था, तो जयंतिया हुआ था 1860 और 63 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मेरे से गलती अभी मैंने पढ़ा उसके बावजूद भी गलत हो जा रहा है। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, बैरकपुर विद्रोह तो इसका हो जाएगा नवंबर 1824 में हुआ था। संथाल 55-56 में हुआ था। और वेल्लोर 1806 में हुआ था। और बरहामपुर फरवरी 1857 में हुआ था। नेक्स्ट, अहोम कब हुआ था, अहोम विद्रोह था जो कि 1828 में हुआ था। कोल 31-32 में हुआ था। संताल 55-56 में हुआ था। मोपला 1921 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत रटने पे ये चीज़ें याद हो रही हैं, ऐसे नहीं याद हो रहा है। सी और डी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ये दिया है 19वीं सदी का कुकी। कुकी कहाँ का एरिया है, तो कुकी देखिए त्रिपुरा का है। कुका पंजाब का है। पाबना बंगाल का है, ठीक है। और बिरसा मुंडा बिहार का है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। 4-1-2-3, 4-1-2-3 इसका राइट है। नील विद्रोह देखते हैं, नील विद्रोह कब का है, तो नील विद्रोह 59-60 सही है। जयंतिया यहाँ से हम देख लेते हैं। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। तेभागा आंदोलन जो 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था वो कैसा आंदोलन था, किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। ये किसान आंदोलन था। उसके बाद ये सब तो क्वेश्चन ईजी। अब हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें हम आ गए हैं। इसमें हम देखेंगे अपना पहला टफ क्वेश्चन जो कि हमारा कथन से है। बंगाल में की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उद्धत विधन संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। कारण, वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, पारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली बार, ये तो इजी था, ये वुड डिस्पैच के बारे में पढ़ेंगे। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी, पहला सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, दूसरा भी सही है। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो ऐसा गलत था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो ए पहला और दूसरा तो सही है लेकिन तीसरा नहीं हुआ था, ठीक है। वुड डिस्पैच में कौन सा सत्य है, तो पहला दूसरा सही है। विश्व की स्थापना की बात कही गई थी, शिक्षण में अंग्रेजी से की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं
1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वो कौन कौन से थे? तो डी ऑप्शन था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, तो 2 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन से? सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इनको नियुक्त किया गया था और ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये पड़ी थी मैकाले का स्मरण पत्र से। फिर है किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट से भी पड़ी थी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से। प्राच्य विधवा एवं आंग्ल विद विवाद, मतलब बी हो जाएगा, 1, 2, 3 से पड़ी थी। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा टफ क्वेश्चन है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मक पर विचार कीजिए। संस्थान व संस्थापक दिए हुए हैं। बनारस का संस्कृत कॉलेज किसने बनाया था? जोनाथन डंकन थे, लेकिन ये गलत है, तो विलियम जोन्स तो नहीं होंगे, ठीक है, तो पहला वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था, तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है आर्थर वेलेस्ली, बिल्कुल गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो आर्थर वेलेस्ली नहीं थे, लॉर्ड रिचर्ड कॉलेज वेलेस्ली थे। वेलेस्ली तो थे, आप कोई बस वेलेस्ली रट के जाएगा तो उसका ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि आर्थर वेलेस्ली नहीं थे, लॉर्ड रिचर्ड कॉलेज वेलेस्ली थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं ना घटना चक्र में, घटना चक्र के ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इसने किस लिए की थी वहाँ पे स्थापना? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारतीय प्रशासन में हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वेलेस्ली ने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी वो इसलिए की थी क्योंकि वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। और इसने 10 जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में हम देख लेंगे कि इसकी स्थापना जो है वो 10 जून कब? तो 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। तो ये तो गलत है ना, अभी हमने पढ़ा किस लिए किया गया था ये, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? केवल 2। क्या पूछा है? गलत पूछा है क्या? कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना, ब्रिटिश नागरिकों को। अच्छा, देखिए डी ऑप्शन क्या दिया था यहाँ पे, इसी के संबंध में दिए फोर्ट विलियम कॉलेज के। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, मतलब जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर यहाँ आएंगे उसमें भारतीय शिक्षा को वो उनके लिए व्यवस्था किया था। तो 2 तो सही हो जाएगा। और 10 जून को नहीं था, ये याद रखेंगे कि 10 जुलाई को था, ठीक है, 10 जुलाई 1800 को स्थापना हुई थी। यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 10 जुलाई 1800, यहाँ 10 जून दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किसे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, इसे ही केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अब हम आ गए आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इस पे आ गया, और इसके जितने भी टफ क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने प्रारंभ किया था? पुर्तगालियों ने वर्ष 1556 में किया था। कब किया था? तो वर्ष 1556 में। हमारा क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। तो कौन सा समाचार पत्र था? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, संध्या, युगांतर, काल, ये तीनों ही थे, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, भारत मित्र, इसमें दिया है भारत मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, भारत मित्र। मित्र जो है हिंद में होते हैं। तीसरा राष्ट्रमत का हो जाएगा मराठी, सॉरी, भारत मित्र हिंदी हो जाएगा, और राष्ट्रमत का हो जाएगा मराठी, और प्रजामित्र का हो जाएगा क्या? प्रजामित्र का हो जाएगा गुजराती। नायक जो है बंगाली भाषा में थी। भारत मित्र हिंदी भाषा में, राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजामित्र गुजराती भाषा में, और नायक बंगाली भाषा में थी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे द दैनिक आज किसकी पुस्तक थी? शिव प्रसाद गुप्ता की। दैनिक जीवन में शिवजी का नाम लेते हैं। द लीडर किसकी थी? मदन मोहन मालवीय की थी। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर किसकी थी?
तो पाए लागते हैं हम जज के, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक हरिजन प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया था। हरिजन का प्रथम अंक इम्पॉर्टेंट है, पूना, आज पुणे है, ठीक है, पूना से हुआ था। नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग है बट उधर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू देख लेते हैं। हिंदू किसकी थी? इसके संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और गोपाल कृष्ण गोखले की थी। सुधारक किसने थी? गोपाल कृष्ण गोखले की। वॉयस ऑफ इंडिया किसकी थी? वॉयस थे हमारे दादाजी दादा भाई नौरोजी। बंगाली किसकी थी? एस.एन. बनर्जी की थी, बंगाली, ठीक है, एस.एन. बनर्जी की। उसके बाद देखेंगे काल कौन होते हैं? महादेव कौल होते हैं। बंगाली किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। बॉम्बे क्रॉनिकल हम रोज पढ़ते हैं तो फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी। लीडर मदन मोहन मालवीय की। सर्च लाइट किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा की थी। नेक्स्ट लीडर किसकी थी? तो लीडर मदन मोहन मालवीय की थी। लीडर किसकी थी? तो लीडर थी मदन मोहन मालवीय की। क्रॉनिकल फिरोज शाह। और जस्टिस किसकी थी? तो इंडिपेंडेंस की थी मोतीलाल नेहरू की। और जस्टिस मतलब न्याय दिलाते हैं, टी.एम. नायर की थी। अबुल कलाम आज़ाद, ये अल हिलाल थी। फिरोज शाह मेहता क्रॉनिकल रोज पढ़ेंगे। यंग इंडिया और न्यू इंडिया। यंग इंडिया एनिमेशन की क्या थी? तो न्यू इंडिया थी। और महात्मा गांधी की यंग इंडिया थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सारी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल दिया है तो ये तो पता है, मौलाना अबुल कलाम। न्यू इंडिया एनिमेशन। ये तहजीब उल अखलाक किसकी थी? सी ऑप्शन पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं? तो सी मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं थी, सर सैयद अहमद खान की थी। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो डी द पायनियर जो है वो महात्मा गांधी की नहीं है। द पायनियर जो है वो जॉर्ज एलन की है। जज के हम पाए लगते हैं, ऐसे हमने याद किया था अभी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो केशरी B.R. अम्बेडकर की। इसमें पूछा कौन सा एक सही सुमेलित है? एनिमेशन की कॉमनवेल्थ बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे समाचार दर्पण किसकी थी? यंग इंडिया किसकी थी? महात्मा गांधी की। यहाँ से हम देख लेते हैं समाचार दर्पण किसकी थी? J.S. मार्समैन। मिरातुल अकबर राजा राम मोहन राय। केशरी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? B.R. अम्बेडकर। इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। इंडिपेंडेंस किसकी थी? ये थी इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू की थी। और बाकी सारा बिल्कुल सही है। स्वदेश किसकी थी? तो इसका हो जाएगा ए। स्वदेश थी गोरखपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वदेश गोरखपुर से। और भारत बंधु, भारत में ऐसे बंधु हैं जो ना हमेशा हाथ पकड़ लेते हैं। हाथरस की थी। सत्यवादी हो तो क्या आगरा रहे हो? तो आगरा। शक्ति अल्मोड़ा की थी। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे वही दिए हुए हैं नाम। जैसे कि देखिए इसमें दिया द हिंदू किसकी बुक थी? द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इन दोनों से शुरू हो रहा है ना। अब देखिए उसके बाद केशरी दिया है, बाल गंगाधर तिलक, दोनों में बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है। फिर है बंगाली किसकी थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी। उसके बाद हिंदुस्तानी किसकी थी? हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा की थी। हमारा राइट आंसर वहीं दिख गया, डी हो जाएगा। उसके बाद सुधारक किसकी थी? गोपाल कृष्ण गोखले की थी। कौन सा सुमेलित क्रम है? कौन सा है? बाल गंगाधर तिलक की थी। कौन सी? केशरी। और बाकी सब उसी में उल्टा पुल्टा किया। बाकी हमने पढ़ा है, वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी इसलिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं। इन्हीं में से 2 अखबार निकाली थी। कौन कौन सी? एक कॉमनवेल्थ थी, उसके बाद एक न्यू इंडिया थी। 1 और 2 हमारा राइट आंसर है। उसके बाद विपिन चंद्र पाल की देख लेंगे। विपिन चंद्र पाल की कौन सी बुक थी? ए ऑप्शन विपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया थी। अरविंद घोष की क्या थी? अरविंद घोष की वंदे मातरम थी। ब्रह्मा बाधव उपाध्याय की क्या थी? संध्या थी। मोहम्मद अली की कॉमरेड थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया नाम दिख रहा है और पूछ सकता है। विपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बाधव उपाध्याय की संध्या थी, मोहम्मद अली कॉमरेड। वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम जो प्रकाशित हुआ था, देखिए यहाँ से वंदे मातरम समाचार का ये जो था 6 अगस्त 1906 को। और विपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे, मेरे से गलती हो गई है। और 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे हैं। और इनके द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, डी द टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम से ही लग रहा है। 10 रोजा किसने प्रारंभ किया था? बी अब्दुल गफ्फार खां। एक और यहाँ पे दिया है मिलान वाला, इसको हम देख लेते हैं क्या है मिलान वाले में है कि ऐसे डोंगे किसकी है?
तो ऐसे डोंगी किसकी है, एक मिनट, ऐसे डोंगी किसकी है, तो 10 सोशलिस्ट ऐसे डोंगे। मुजफ्फर अहमद किसकी है, नवयुवक गुलाम हुसैन, वो गुलाम हो तो इंकलाब का नारा दो। फिर है कि एम सिंगार वैल्यू किसकी है, लेबर किसान गजट की है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे यहाँ से, समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके भी हम टफ क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन है हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर, इसमें हम टफ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो मेरे गलत हुए हैं, इसको अच्छे से देख लो। 19वीं शताब्दी के धर्म में एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी। कौन कौन से वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, नगरीय उच्च जातियाँ थीं, और कौन था, उदार व रजवाड़े थे, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, और सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों ही यार दोनों सही और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसका जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन वहाँ से गायब है बट मैंने पढ़ दिया है, तो उसको बार बार सुन लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें दिया है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में किनकी स्थापना किया था, तो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशंस इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों 2 और 3 जो है ना, इन दोनों का जो स्थापना है वो किसने किया था, तो केशव चंद्र सेन ने किया था। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। और इसका जो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी है ना, इसको राजा राममोहन राय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, ये राजा राममोहन राय द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को भी अस्वीकार किया था, ये भी सही है। लेकिन इस सिद्धांत का विचार कि वेद त्रुटिहीन है, ये इनका कथन नहीं था। ब्रह्म समाज का राजा राममोहन राय का ऐसा नहीं था। तो तीसरा जो ये गलत है, सही उत्तर पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है दयानंद सरस्वती द्वारा ये बोला गया था कि वेद जो है वो त्रुटिहीन, वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वासों को जड़ों को कमजोर किया था। तो श्वेत जाति आ गई तो नहीं, अब माइंड में रखना है, नहीं है, बाकी दोनों सही है, व्याख्या बस नहीं कर रहा है, बाकी सब सही है। ठीक है, उसके बाद है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ से हम देखेंगे ये कालक्रम बताना है, इसमें कौन पहले थे। तो देखिए तुलसीदास, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती दिया है, इसमें हो जाएगा बी 1 2। पहले तुलसीदास 16वीं शती के थे, फिर उसके बाद दूसरा राजा राममोहन राय 1772 से 1833 तक, उसके बाद दयानंद सरस्वती थे, मतलब 4 आ जाएगा, 24 से 1883, विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुत ही हैवी क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, देख के डर लग जाएगा, इसका आंसर भी तगड़ा ही होगा शायद। अब देखते हैं। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया और सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु तो उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। ये कथन जो है ये किसके द्वारा, मतलब किस व्यक्ति के बारे में कहा, महादेव गोविंद रानाडे के बारे में कहा गया, श्री महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद है कौन सा सुमेलित नहीं है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले, सही है। सोशल सर्विस लीग NM जोशी, सेवा समिति NHN कुंजरू, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी की नहीं है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे ने महादेव गोविंद रानाडे ने नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित किया था। ठीक है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और सर्विस लीग जो है NM जोशी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेंगे। नेक्स्ट टफ क्वेश्चन देखेंगे।
एक है विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित वीर सेलिंगम द्वारा। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे उत्तरदायी कारण? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपने कार्यक्रम में, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहते थे, इसलिए उसके उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दे दिया था। तो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद दिया है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1835 में हुई थी। पूछा सही कथन, तो पहला ही गलत है, क्योंकि आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1835 में नहीं 1875 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो ये मुंबई में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। तो पहला गलत है हमारा। कब हुई थी? 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। उसके बाद यह लाला लजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों के आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? तो दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि लाला लजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध किया था, इसमें दिया ना, लेकिन विरोध नहीं किया था। तो दूसरा भी गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो डी बिल्कुल सही है। और चौथा, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज का स्थापना किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। कौन कौन से कानून थे वो? तो 1856 में हम यहाँ से देख लेते हैं 1856 में कौन कौन से कानून थे। तो देखिए, 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के द्वारा विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ था, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों द्वारा इसका नेक्स्ट दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे? नहीं, विरोध करते थे। राजा राम मोहन राय के ही सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। तो ये राजा राम मोहन राय कभी भी समर्थक नहीं हो सकते हैं। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं, हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। सब सही है, लेकिन ये गलत है। उसके बाद हम देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे। 1853 में जन्मे हुए ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और श्रमती आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये बात किसके लिए कही जा रही है? तो ये कही जा रही है वॉइस ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से दादा भाई नौरोजी के थे ना। ये मुझे गलत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं थे, लेकिन यहाँ आंसर दिया है BM मालाबारी, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज सही है। विवेकानंद सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो एनी बेसेंट की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रार्थना समाज था रानाडे। ब्रह्म समाज किसका था? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद एक रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। कौन सा सुमेल नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस नहीं होगा, विवेकानंद हो जाएगा। फिर ने कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बी, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा आत्मीय सभा का। बाकी सब बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग एक है नया नाम तुलसी राम का। और प्रार्थना समाज तो पता ही है किसका है। ब्रह्म समाज कहाँ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्रह्म समाज कलकत्ता में, मानव धर्म समाज सूरत में, आर्य समाज बम्बई में, और फिर डी नदवा उल उलमा लखनऊ में। थोड़ा नाम ही लग रहा है ना बाबू वाला। उसके बाद है सुमेलित कीजिए हम देख लेते हैं। प्रार्थना समाज किसका था?
स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की और महादेव गोविंद रानाडे ने इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद इसी में से हम देख लेते हैं। देखिए, प्रार्थना समाज किसकी थी? तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र की प्रेरणा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब मिला लेते हैं, सी हो जाएगा ना। प्रार्थना समाज के महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, ए का। 2 उसके बाद है बी, रामकृष्ण मिशन का 1 स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, किसका? सर सैयद अहमद खां। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो बी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा हुआ था। कौन सा सही सुमेलित है? तो डी ऑप्शन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं थी ये। किसकी थी ये? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किसकी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक थी? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और BN द अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ये सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, अभी ये मैंने पढ़ा नहीं है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है। एक बार पढ़ के बनाते हैं ना तो सही रहता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, राजा राम मोहन राय। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृति में मुझे दिखा था, संस्कृति के टेस्ट सीरीज में है वो क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय कह रहा है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो थे ये एक, यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद है। और केशव ने कहा था कि ब्रह्मवाद, विश्व में ब्रह्मवाद लाओ। और राजा राम जी ने कहा था कि हिंदू धर्म शुद्ध है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में है। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक मार्ग बताया था, कई मार्ग बताए थे, सॉरी। तो ये क्वेश्चन हमारा है। उसके बाद है सुमेलित नहीं है, तो देखिए सी, राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन की नहीं है, देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत आदि ब्रह्म समाज कहलाया था। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। क्या दिया है? बहिष्कृत हितकांडी सभा डॉक्टर BR अम्बेडकर की थी। उसके बाद दिया DK कर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। DK कर्वे वीडो रीमैरिज एसोसिएशन से थे। उसके बाद दिया हुआ है बैथुन, तो बेथुन जो थे GED बैथुन, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद है सी का 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना था। उसके सॉरी ये गलत है, एक बार और देख लेते हैं। कर्वे विडो रीमैरिज और बैथुन कलकत्ता मन्य विद्यालय। उसके बाद है सी का 4, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रचार्य VM मालवाचारी, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ। ये सारी बुक्स दिए हुए हैं, बुक्स के नाम ही हुए हैं, ठीक है। जैसे कि प्रार्थना समाज दिया हुआ है, किसकी है? प्रार्थना समाज किसकी है? तो प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग की। यंग इंडिया गांधी जी की है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की है। सत्यशोधक ज्योतिबा फुले और रहनुमाजई मजादन सभा ये सी नौरोजी फुरदोन जी की है। फिर है कौन सा सही सुमेलित है? डी ऑप्शन, सनातन धर्म रक्षणी सभा, ये कलकत्ता, यही सही है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली में नहीं है, हरिद्वार में है, ठीक है। देव समाज लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान पूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, बिल्कुल सही है। और आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही। रामकृष्ण मिशन के, बिल्कुल सही, तीनों सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना, बट इंसान वहाँ पे पेपर में बहुत गड़बड़ हो जाती है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास की सहायता दी थी। ए ऑप्शन सही है। उसके बाद है कौन सा सही नहीं है? तो बी, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, बिल्कुल गलत है। पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
उसके बाद यहाँ दिया है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, सहजानंद। आत्मसम्मान, ई रामास्वामी ने। डी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दार उल उलम की स्थापना किसने की थी? तो सिल्मी नुमानी ने की थी। देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? डी 1866 में। फरेजी पता ही है, हाजी शरीयतुल्लाह। सारे टफ क्वेश्चन लगभग मैंने कवर कर लिए। अब आएगी कांग्रेस एवं पूर्व उसकी राजनीतिक संस्था, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 2 वीडियो में हमने कितने लेशन कवर कर लिए हैं? तो 2 वीडियो में हमने घटना चक्र के 11 चैप्टर के टफ क्वेश्चन, जैसे टफ क्वेश्चन में कौन कौन से आते हैं, स्टेटमेंट वाले, मैच दी फॉलोइंग, फिर कथन एवं कारण वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। वन लाइनर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि वन लाइनर से क्वेश्चन घुमा के, वन लाइनर सबको रटी हुई है। अगर 2-3 बार, 1-2 बार किसी ने घटना चक्र 2-3 बार पढ़ा है तो वन लाइनर रटी हुई है। टफ क्वेश्चन ही छूटता है जो कि एग्जाम में दिख जाता है, और उसके बाद लोग बोलते हैं घटना चक्र से ही तो आया था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ टफ क्वेश्चन को ही लिया है। ऐसे ही सारी घटना चक्र कंप्लीट होगी धीरे धीरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।